नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैगन लेडी बहुत ही ज्यादा टेंस है। लाइब्रेरी के अंदर आगे पीछे चलते हुए अपने डिसीजंस को लेके बहुत ही रिग्रेट कर रही है। पर जितना भी सोच ले, सेजुन को 67th फ्लोर भेजना एक बड़ी गलती थी। वो सोचती कि एक टावर फार्मर उन लोकस के सामने कब तक टिक पाएगा, क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ वो और ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। पर तभी अचानक ड्रैगन लेडी का क्रिस्टल बॉल लाल रोशनी से चमकने लगता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो ड्रैगन लेडी इलेन से पूछता है कि क्या वो ब्लॉक हटाना चाहती है। वो तुरंत ही बिना सोचे यस पे टैप करती है। जैसे ही ब्लॉक लिफ्ट होता है, सामने उसके ग्रैंडपा काइजर आ जाता है, जो तुरंत इलेन के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगता है। वो कहते हैं कि उनसे गलती हो गई थी और माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते कि आगे से कभी भी उन्हें ब्लॉक ना करे। इसी बीच ड्रैगन लेडी इलेन अभी भी सब कुछ प्रोसेस कर रही होती है। हमें प्रीवियस इवेंट्स का रिकैप मिलता है, कैसे सेजुन 67th फ्लोर पर मिड मैनेजर बन के लोकस से डील करने गया था, और ये सवाल कि क्या वो ठीक रहेगा या नहीं। चाहे इलेन एक टावर एडमिनिस्ट्रेटर हो, फिर भी वो उसकी मदद नहीं कर पा रही और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही है। काइजर ये नोटिस करता है और उसे भी बुरा लगता है कि वो भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी अचानक काइजर को कुछ याद आता है और वो इलेन से कहता है कि बिल्कुल भी टेंशन ना ले। वो याद दिलाता है कि सेजुन सबसे बेस्ट सोलो फार्मर है। वो अकेला ब्लैक टावर में घुसा था और सिर्फ अपने बलबूते पे 99 फ्लोर तक सरवाइव किया। ये अचीवमेंट तो पावरफुल ड्रैगन्स के लिए भी शॉकिंग है। उसने काउंटलेस बीइंग्स को इन्फ्लुएंस किया और उन्हें अपना साथी बनाया ताकि वो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर सके। और सबसे बड़ी बात, सेजुन खुद ब्लैक ड्रैगन का रिप्रेजेंटेटिव है जिसे इलेन ने खुद चूज किया था। तो फिर ड्रैगन लेडी इलेन अपने ही जजमेंट पे कैसे डाउट कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सेजुन डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन खा रहा है, जबकि थियो एक साथ मल्टीपल पर्पल लोकस पर अटैक कर रहा है और साथ ही साथ ग्रीन ऑनियंस भी चबा रहा है। सेजुन बस मुस्कुराता है, थम्स अप देता है और मैनेजर थियो को कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। इसी बीच रैबिट प्रिंसेस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिक कास्ट कर रही होती है और लोकस को डिफ्लेक्ट कर रही होती है। वो जानती है कि रेड लोकस पहले ही डेंजरस थे, लेकिन अब वो पर्पल हो चुके हैं, मतलब 67 फ्लोर पर लोकस पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अपना वाटर एट्रीब्यूट स्किल यूज करती है और एक वाटर कैनन फायर करती है जो लोकस को दूर उड़ा देता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सेजुन को बताता है कि गार्डियन प्रिंसेस और गार्डियन थियो ने एक पर्पल लोकस को डिफीट किया है और सेजुन को उन दोनों के अर्न एक्सपीरियंस का 50% मिलता है। अब सेजुन सिचुएशन में ज्यादा कामली देखता है और रियलाइज करता है कि ये एक्चुअली लेवल अप करने का गोल्डन चांस हो सकता है उसके पास। आगे हम देखते हैं कि बेबी बियर जो अब बेबी नहीं रहा, अब जायंट फॉर्म में वापस आ जाता है अपने ट्रस्टी वुडन वेपन के साथ और पर्पल लोकस को जोर से वार करता है। यहाँ तक कि सेजुन भी अपनी एक्स थॉर की तरह थ्रो करता है और वापस बुला लेता है। पर तभी अचानक सेजुन पर एक पर्पल लोकस एम्ब्यूश करता है। उसे देखकर थियो पैनिक कर जाता है। उसे लगता है कि चेयरमैन पार्क डेंजर में है, लेकिन तब तक सेजुन अपना और एक ट्रिक दिखाता है। फ्लेम ऑफ कंपेनियनशिप निकलता है और उसे पूरी तरह घेर लेता है। उसके बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव आर्मर बना देता है। सेजुन मुस्कुराता है और थियो को बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, जबकि मल्टीपल पर्पल लोकस पल भर में ही खत्म हो जाते हैं। ये देख के थियो और रैबिट प्रिंसेस दोनों शॉक हो जाते हैं। सेजुन एक्सप्लेन करता है कि 67 फ्लोर पर आने से पहले ट्रस्टी फ्लेम ने उसे फ्लेम ऑफ प्रोटेक्शन और फ्रेंडशिप दिया था, जिससे अब वो सबसे वीक नहीं रहा। बेबी बियर खुशी से सेजुन को डैड बुलाता है। उसे बैटल में इतना रिलायबल देख के प्राउड फील करता है। रैबिट प्रिंसेस भी रियलाइज करती कि अगर पास्ट में ब्लैक ड्रैगन रेड रिबन किंगडम में होता तो शायद चीजें बिल्कुल अलग होती। लेकिन सेजुन अचानक सीरियस हो जाता है और सबको कहता है कि फिर भी पर्पल लोकस की गिनती बहुत ज्यादा है, उन्हें अकेले डिफीट करना पॉसिबल नहीं होगा। हम देखते हैं कि एक मैसिव स्वॉर्म ऑफ पर्पल लोकस जो एक टावर जैसी स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे तक घेर लेते हैं और सेकंड्स में उसे डिसॉल्व कर देते हैं। थियो जानता है कि सब थके हुए हैं और डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस भी खत्म होती जा रही है। यहाँ तक कि वॉरियर रैबिट जो रैबिट क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, उसे भी अब प्रेशर फील होने लगता है। सेजुन समझ जाता है कि सब थक चुके हैं। बेबी बियर भी अपने इमेंस स्ट्रेंथ की भरोसे पे टिका हुआ है। सेजुन के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। उसे लगता है कि अगर मिनोटॉर्स यहाँ होते तो सिचुएशन अलग ही होती, या फिर विजर्ड हेड आयोना प्रेजेंट होती तो हालत काफी बेटर होती अपनी। तभी अचानक सेजुन को कुछ याद आया। वो मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों में एक होप की चमक आ गई। उसे ये रियलाइज होता है कि वो उन्हें अभी भी यहाँ बुला सकता है। वो तुरंत ही इंटरडायमेंशनल की निकालता है जो उसे बैट को रेस्क्यू करते वक्त मिले थे। जैसे ही पर्पल लोकस उसकी तरफ दौड़ते हैं, वो बिना डिले किए एक्टिवेट करता है और एक डायमेंशनल पोर्टल समन हो जाता है उसके सामने। सेजुन गेट पर जोर जोर से नॉक करता है और आयोना को गेट खोलने के लिए बुलाता है। ये देखकर हैमस्टर विजर्ड आयोना पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ गेट खोलती है, सोचते हुए कि अचानक क्या हो गया।
शुरू में उसे लगता है कि सेजुन को रूम चाहिए होगा और वो बोलती है कि अपग्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन जैसे जैसे बाहर की हवा और टॉक्सिक होती जाती है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सेजुन तुरंत ही उसे बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। सेजुन कुछ और एक्सप्लेन करे उससे पहले ही आयोना खुद फॉरेस्ट में फैले हुए पर्पल लोकस को देख लेती है। सारे पर्पल लोकस विज़र्ड हेड आयोना को भी नोटिस कर लेते हैं और उसे अपना नेक्स्ट प्रे समझने लगते हैं, लेकिन आयोना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है कि हैमस्टर के लिए काफी इंटेंस। वो अपना स्टाफ उठाती है और लाइटनिंग एनर्जी चैनल करना शुरू करती है जो पर्पल ग्लो करने लगती है। जैसे उसकी मैजिक स्टाफ पूरी तरह से चार्ज होती है वो गीगा लाइटनिंग अनलिश कर देती है और पूरा आसमान पर्पल लाइटनिंग से भर जाता है। काउंटलेस पर्पल लोकस पल भर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसे फट रहे होते हैं जैसे कोई फायरवर्क्स चल रहा हो। यहाँ तक कि सेजुन भी शॉक हो जाता है इतनी छोटी सी हैमस्टर के पास इतनी जबरदस्त पावर देखकर। बेबी बियर भी एक्साइटमेंट में चीयर करता है बाकी क्रिएचर्स के साथ। रैबिट प्रिंसेस खुशी से मुस्कुराती है जबकि वॉरियर रैबिट शांत खड़े होकर ऑब्जर्व करता है और थियो जो एक नॉर्मल कैट जैसा बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से सीन में खो जाता है। तुरंत बाद ही सेजुन वापस डायमेंशनल गेट की तरफ देखता है। जैसी आयोना आसमान से नीचे उतरती है लाइटनिंग स्ट्राइक्स अभी भी पर्पल लोकस को स्मिथरिंग में उड़ा रही होती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। सेजुन को बताया जाता है कि सिस्टम अपडेट हो चुका है। अब मिड मैनेजर का नया टास्क है 67 फ्लोर पर सारे पर्पल लोकस का एक्सटर्मिनेशन करना। टोटल 700 मिलियन पर्पल लोकस में से 50,000 डिफीट हो चुके हैं। सेजुन को मिलते हैं 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और 50,000 टावर कॉइन्स। ये पढ़कर सेजुन शॉक में आ जाता है, सिर्फ एक्सपीरियंस गेन देखकर नहीं बल्कि ये सोचकर कि अभी भी 700 मिलियन लोकस बाकी हैं। बेबी बियर वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। सब लोग सिस्टम विंडो को घूरते रहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट क्या करे। तभी आयोना सबको रिएश्योर करती है। वो बताती है कि जैसे जैसे नंबर्स कम होंगे पर्पल लोकस वापस रेड लोकस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर उन्हें डिफीट करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन टॉक्सिक हवा की वजह से आयोना का चेहरा पीला पड़ने लगता है और वो अचानक कोलैप्स हो जाती है। पर जमीन पर गिरने से पहले ही थियो आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और उसे जेंटली गेट के पास लिटा देता है। थियो आयोना से कहता है कि क्योंकि वो लोकस पॉइजन से अफेक्ट हो चुकी है उसे तुरंत डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन खानी चाहिए। हेलुसिनेटिंग पॉइजन के इफेक्ट के चलते थियो आयोना की नजरों में और भी ज्यादा हैंडसम और इम्प्रेसिव लगने लगता है। जैसी आयोना एक क्यूट छोटी हैमस्टर की तरह ग्रीन ऑनियन का टुकड़ा खाती है वो तारीफ सुनकर शर्मा जाती है। इसी बीच वॉरियर रैबिट आसपास स्कैन करता है और सेजुन को बताता है कि अब उसे नियर बाय कोई लोकस प्रेजेंट फील नहीं हो रही। सेजुन को थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो डिसाइड करता है कि सबको थोड़ी देर के लिए डायमेंशनल स्पेस के अंदर रेस्ट करना चाहिए। फिर क्या वॉरियर रैबिट, बेबी बियर और रैबिट प्रिंसेस डायमेंशनल स्पेस के अंदर जाते हैं और उनकी आंखें अम्यूजमेंट से चमक उठती है। जब सेजुन और थियो आयोना के साथ अंदर आते हैं तो वो पूरी जगह का कोजी एटमॉस्फेयर देख के मेस्मराइज हो जाते हैं। डायमेंशनल स्पेस अब न्यू ईयर के लिए परफेक्ट प्लेस बन चुका है। सेजुन आयोना की तारीफ करता है, कहता है कि उसने जगह को इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। हैमस्टर आयोना बस स्मार्क करती है और बोलती है कि इतना सिंपल काम उसके लिए बिल्कुल ईजी है। तभी सेजुन को एक और आइडिया आता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो डायमेंशनल स्पेस को परमानेंटली यूज करे तो वो बिना किसी को सबऑर्डिनेट बनाए अपने कॉमरेड्स को कभी भी बुला सकता है। ये सच में गेम चेंजिंग आइडिया होता है। सेजुन अब क्रीचर्स को एक साथ हंसते खेलते देखकर सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी नजर बेबी बियर पर पड़ती है जो कुछ खा रहा होता है। सेजुन पूछता है कि वो क्या खा रहा है। बेबी बियर तुरंत उसे एक मीट का पीस दिखाता है और बताता है कि लाइटनिंग से मारे गए लोकस एक्चुअली काफी टेस्टी है, लेकिन जैसे बाकी सब उसकी स्मेल लेते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती किसी को। सेजुन अजीब सा फेस बना लेता है, यहाँ तक कि थियो भी उसे फेंकने का मन बना लेता है क्योंकि वो बिल्कुल भी एडिबल नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे गंदी स्मेल फेड होती है सेजुन नोटिस करता है कि उसके पीछे वाली सेंट चिकन जैसी है। तभी उसे अचानक याद आता है कि अर्थ पर लोग कहते थे कि लोकस का टेस्ट बिल्कुल चिकन जैसा होता है। सेजुन तुरंत आयोना के सामने झुक जाता है और पूछता है कि क्या वो स्मॉल ब्रेजियर को मॉडिफाई करके उसे कुछ और काम बना सकती है। पर जैसे सीन डायमेंशनल स्पेस के बाहर शिफ्ट होता है बाहर का एनवायरनमेंट काफी अनप्लीजेंट होता है, लेकिन स्पेस के अंदर एक जबरदस्त डिलीशियस खुशबू फैली होती है। बेबी बियर के साथ साथ सेजुन के मुंह से भी पानी टपकने लगता है और दोनों रियलाइज करते कि जो उन्होंने किया है वो पूरी तरह से इनसेन है। ब्रेजियर को मॉडिफाई करके एक रोस्टर बना दिया गया होता है जिसमें मल्टीपल लोकस मीट के पीस स्क्वायर्स पर लगे हुए होते हैं और धीरे धीरे पक रहे होते हैं। मीट से जूसेस टपक रहे होते हैं, रोस्ट होते हुए एकदम लाजवाब खुशबू निकल रही होती है। बेबी बियर खुशी खुशी ये सब देखता रहता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो सेजुन को बताते कि उसने टावर में पहली बार रोस्टेड पर्पल लोकस कुक करने का अचीवमेंट अनलॉक किया है।
ये अचीवमेंट कुकिंग लेवल 4 के अंदर रजिस्टर होता है और प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे लोकस मीट रोस्ट होता रहता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि सेजुन की कुकिंग लेवल की वजह से एक स्पेशल इफेक्ट अप्लाई हुआ है। पर्पल लोकस को डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन से स्टफ करके इनडायरेक्ट हीट पर रोस्ट करने की रेसिपी से मीट लीन और सेवरी बन जाता है। इस प्रोसेस के दौरान मीट का पॉइजन भी डिटॉक्सिफाई हो जाता है और जो भी इस डिश को खाता है उसे लो लेवल पॉइजन रेजिस्टेंस मिलती है। जब सेजुन एक स्कीवर उठाता है तो वो मीट के शेयर साइज को देखकर शॉक हो जाता है। वो सारे क्यूट मॉन्स्टर्स को बोलता है कि सभी ट्राई करें और एश्योर करता है कि ये पूरा तरह से कुक्ड है। फिर भी थियो थोड़ा अनईजी फील करता है, चाहे स्मेल अच्छी हो लेकिन पूरा बॉडी रोस्ट होना थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है। और बेबी बियर मौका देखते ही पूरा पीस झपटता है और थियो को बोलता है कि वो तो चाहे कुछ भी हो इसे खा के ही रहेगा। सेजुन कामली बियर को डांटता है, कहता है कि गर्म होगा वो, लेकिन बियर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे हवा में उछालकर थोड़ा ठंडा करता है, फिर मुंह से फूंक मारता है। शेल क्रैक होता है लेकिन टूटता नहीं और अंदर से सॉफ्ट टेंडर मीट दिखाई जाता है। जूसी मीट उसके मुंह में जाते ही पिघल जाता है और टेस्ट एकदम हेवनली होता है। बेबी बियर पूरी तरह से एंजॉय करता है और बहुत तेज स्पीड में खाना शुरू कर देता है। सब लोग डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं, सोचते कि कुछ देर पहले इतना गंदा दिखने वाली चीज बियर कैसे खा पा रहा है। लेकिन थोड़ी देर में थियो भी ड्रोल करने लगता है और बाकी मॉन्स्टर भी सोचने लगता है कि शायद उन्हें भी ट्राई करना चाहिए। सेजुन रोस्टर के पास जाता है और एक और स्क्यूअर निकालता है। वो सबको बोलता है कि खाना काफी है, धीरे धीरे खाओ और एंजॉय करो। क्यूट क्रिएचर्स खाना ऐसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे स्वर्ग से वरदान मिला उन्हें। खाते खाते आखिरकार सेजुन खुद भी एक बाइट लेता है। पूरे 1 साल के बाद, इतने लंबे ब्रेक के बाद टेस्ट उसे पूरी तरह से ब्लिस से भर देता है। सब लोग बार बार खाते रहते हैं, बिल्कुल मेस्मराइज। सेजुन रियलाइज करता है कि फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही है जैसे अर्थ पर खाया हुआ रोस्टेड चिकन। लेकिन जैसे ही सीन शिफ्ट होता है डायमेंशनल गेट के पास, हम देखते हैं कि ये डेलिशियस अरोमा बाहर के मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर चुका है। 3 अजीब मॉन्स्टर जिनकी आंखें पीली, नीली और लाल होती है डायमेंशनल एंट्रेंस के पास अपीयर होते हैं। उन्हें लगता है कि अंदर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। फिर से डायमेंशनल स्पेस के अंदर सब मॉन्स्टर एक दूसरे के ऊपर चिपक के क्यूट तरीके से सो रहे होते हैं। सेजुन भी हैंगिंग बेड पर सो रहा होता है और उनके मुंह से अभी भी थोड़ा सा लाल टपक रहा होता है। लेकिन थियो को नींद नहीं आ रही होती है। उसने इतना ज्यादा खा लिया होता है कि वो फूल चुका होता है और सो नहीं पाता, इसलिए वो डायमेंशनल पॉकेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो बाहर आता है, हम देखते हैं कि फ्रॉग जैसा शैडो जो थियो के बिल्कुल पास आ जाता है, उसे पकड़ के बैग में भरने के लिए रेडी। थियो सोच ही रहा होता है कि शायद उसे थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए, तभी उसके सिर पर अचानक बैग चढ़ जाता है। वो एक क्यूट कैट वॉइस में चिल्लाता है, सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। पता चलता है कि वो फ्रॉग लाइक क्रिएचर स्टेल्थी तरीके से काम कर रहा था और थियो पर एक्यूज करता है कि नाविया स्वाम्प में पर्पल लोकस रिलीज करने का जिम्मेदार वही है। फ्रॉग का मानना होता है कि इसी इनोसेंट गोल्डन कैट की वजह से, जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है, उसके काउंटलेस कॉमरेड्स मर गए। थियो का चेहरा हमें बैग के अंदर दिख रहा होता है जब उसे पानी के अंदर घसीट के ले जा रहा होता है। थियो समझने की कोशिश करता है कि फ्रॉग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉग सुनने के मूड में नहीं होते। फिर थियो रोना शुरू कर देता है और फ्रॉग से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा रुक जाए। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, टावर का मिड लेवल वेंडरिंग मर्चेंट गोल्डन कैट थियो। लेकिन फ्रॉग मानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि कोई वेंडरिंग मर्चेंट इतना डेंजरस जगह के अंदर इतना डीप कभी नहीं आता। तभी फ्रॉग का एक कंपेनियन किडनैपर को रोकता है और बोलता है कि कैट के गले की तरफ देखो। जब वो देखते हैं तो वहाँ सिल्वर वेंडरिंग मर्चेंट बैज होता है जो प्रूव करता है कि थियो सच बोल रहा था। थियो बैग से निकलकर बेचारा जमीन पर बैठ जाता है, किडनैपिंग के बाद डर से कांपता हुआ। बाकी 2 फ्रॉग सोचने लगते कि नाविया स्वाम्प के पास वेंडरिंग मर्चेंट का होना काफी अजीब है। तीसरा फ्रॉग सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि बैच फेक हो या चुराया हुआ हो। ये सुनते ही थियो घबराकर एक्सप्लेन करने लगता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी। वो बोलता है कि वो पर्पल लोकस को एलिमिनेट करने आया है और जूल फ्रॉग को बचाने के लिए, जिन्हें वो हंट कर रहे हैं। थियो पैनिक भरी आवाज में आगे कहता है कि वो टावर एडमिनिस्ट्रेटर का सबऑर्डिनेट है और वो एडमिनिस्ट्रेटर और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन है। लेकिन फ्रॉग्स मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ब्लैक ड्रैगन खुद उन्हें बचाने कैसे आएगा। थियो उन्हें रियश्योर करता है और कहता है कि अगर भरोसा ना हो, पास वाले गेट पर वो नॉक करके देख ले, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन अंदर सो रहा है और वही प्रूफ कर देगा कि थियो सच बोल रहा था। पर जैसे ही फ्रॉग अपने दिमाग में जायंट ब्लैक ड्रैगन का ख्याल लाते हैं, वो और भी हेजिटेट हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उनकी नींद डिस्टर्ब हुई और खासकर जब उन्होंने उसके सबऑर्डिनेट के साथ ऐसा बिहेव किया है, तो ब्लैक ड्रैगन भयंकर गुस्सा हो जाएगा।
थियो कांपते हुए वही खड़ा रहता है जब फ्रॉग आपस में डिबेट करते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें, लेकिन गेट खोलने के लिए कोई रेडी नहीं होता। थियो आगे सोचता है कि अब क्या करे जब फ्रॉग्स गेट ही खोलने से मना कर रहे हैं। तभी फ्रॉग में से एक अजीब सा आइडिया ले आता है। वो डिसाइड करते हैं कि थियो को लॉर्ड जेरन के पास ले जाया जाए जो जानता होगा कि क्या करना चाहिए। थियो पूछता है कि ये जेरन कौन है, लेकिन फ्रॉग बिना कुछ बोले उसे लंबी बाम्बू स्टिक से बांध देते हैं। दो फ्रॉग स्टिक उठाते हैं और नए पकड़े गए कैट को ले जाने लगते हैं। थियो लगातार चिल्लाता रहता है। चेयरमैन पार्क को बुलाता है कि आकर उसे बचा लो। डायमेंशनल पोर्टल के अंदर से जो नींद में अपना कान खुजलाता है, उसे लगता है जैसे कोई मच्छर भिनभिनाया हो और वो शांति से फिर से सो जाता है। बाहर थियो सांस लेते हुए चिल्लाता रहता है, बोलता है कि वो मिड लेवल वेंडरिंग मर्चेंट ग्रेट लॉर्ड थियो है और फ्रॉग्स को ऑर्डर देता है कि उसे तुरंत नीचे उतार दे। शोर से इरिटेट होकर फ्रॉग उसे सीधा एक पत्थर पर पटक देते हैं, ये सोचकर कि इतना नॉइजी कैट जरूर फेक ही होगा। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाते हैं। ग्रीन फ्रॉग थियो के पास आ जाता है जबकि ब्लू फ्रॉग उसके सिर से बैग हटा देता है। ग्रीन फ्रॉग माफी मांगता है और बताता है कि हाल ही में उनके बहुत सारे कॉमरेड्स मर गए, इसलिए उन्हें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तभी थियो को रियलाइज होता है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया था वही तो वो लोग हैं जिन्हें बचाने आए थे। जूल फ्रॉग्स खुद वो 3 फ्रॉग होते हैं, एक येलो, एक ब्लू और एक पर्पल। थियो गुस्से से भर जाता है। वो जूल फ्रॉग्स को ही बचाने आया था और उन्होंने ही ग्रेट मर्चेंट के साथ कैदी जैसा बिहेवियर किया। वो गुस्से में उन्हें डांटता है, पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि जूल फ्रॉग्स की सेफ्टी के लिए उन्होंने पर्पल लोकस से कितने मुश्किल से फाइट किए है। और तभी अचानक थियो के डांटने के बीच ही स्वाम के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है और पूछती है कि उसे ऐसे बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। थियो शॉक हो जाता है। वो मुड़कर स्वाम की तरफ देखता है जो जोर जोर से उबलने लगता है अंदर से हवा के प्रेशर के साथ। गंदे स्वाम के अंदर से एक मैसिव सिलोवेट धीरे धीरे बाहर निकलता है, एक जायंट जूल फ्रॉग। वो गहरी आवाज में बोलता है, पूछता है कि कौन है जो इतने जोर से चिल्ला रहा है और उसकी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। जायंट जूल फ्रॉग इतना बड़ा होता है कि छोटे जूल फ्रॉग भी पल भर के लिए उसे कांप जाते हैं, लेकिन फिर भी वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाते हैं और उसे एड्रेस करते हैं, जूल फ्रॉग्स का किंग, उन सब में सबसे बड़ा और महान। इसी बीच लॉर्ड जेरन जूल फ्रॉग किंग थियो पर गुस्से में होता है। उसका मानना होता है कि थियो ने बार बार उसे और उसके एरिया को नुकसान पहुंचाया है। स्वैम्प का पानी जोर से उछलता है और हर जगह छिड़क जाता है और गोल्डन कैट एक बार फिर पूरी तरह से भीग जाता है। थियो चाहे जितनी भी कोशिश करे खुद को सुखाने की, इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो वही के वही बेहोश हो जाता है। पर्पल जूल फ्रॉग तुरंत बोलता है और अपने लॉर्ड जेरन को बताता है कि उन्होंने इस कैट को स्वैम्प के सबसे ज्यादा पॉइजनस कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से पकड़ा है। ये सुनते ही जूल फ्रॉग किंग मान लेता है कि यही वो कैट है जिसने स्वैम्प में वो कर्स बग छोड़े होंगे। थियो के पास बोलने की ताकत ही नहीं होती, उसका पूरा बॉडी भीगा होता है और हर मसल दर्द से टूटा रहा होता है। ऊपर से दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो अपने हाथ पैर में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं डाल पाता। लेकिन तब थियो एक्ट करता है, ये वही है जो पुराना थियो करता। अचानक से एनर्जी भर जाती है। वो सीधा खड़ा होता है और लॉर्ड जेरन और बाकी जूल फ्रॉग के सामने जोर से बोलता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो एक महान वेंडरिंग मर्चेंट बनने के लिए डेस्टिन्ड है और ऐसी छोटी सी चीज पर गिर नहीं सकता। फिर थियो सीना तान कर खड़ा होता है और अपने यूजुअल ग्रैंड स्टाइल में इंट्रोड्यूस करवाता है, ये बॉडी मिड लेवल वेंडरिंग मर्चेंट गोल्डन कैट थियो की है। वो पूछता है कि लॉर्ड जेरन को किस हिम्मत से बिना प्रूफ के उसे किडनैप, थ्रेटन और उसे ऐसे ट्रीट करने का हक मिला। थियो अनाउंस करता है कि इस इंसल्ट की कीमत जूल फ्रॉग्स को जरूर चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो चीज थियो को इंटिमिडेटिंग लग रही थी वो जूल फ्रॉग किंग के लिए बस एक मजाक थी। लॉर्ड जेरन तुरंत अपना एक मैसिव हार्ट उठाता है उस छोटे से कैट को कुचलने के इरादे से और उसे एक इनसिग्निफिकेंट छोटी सी चीज कहकर बुलाता है। लेकिन तभी येलो जूल फ्रॉग ने उसे रोक दिया, समझाते हुए कि थियो के कहने के मुताबिक वो ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट है और ये बात उनके लिए यूजफुल हो सकती है। ये सुनकर लॉर्ड जेरन के माथे पर भी हल्का सा पसीना आ जाता है। अगर थियो जिस टावर एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ले रहा है वो सच में माइटी ब्लैक ड्रैगन निकला तो सिचुएशन उसके सोच से कहीं ज्यादा सीरियस हो सकती है। तो हो सकता है कि थियो वाकई में उनकी मदद के लिए आया हो। थियो लेकिन अंदर से बहुत इरिटेट हो चुका होता है। पहले उस पर डाउट किया और अब उसकी बातों को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे उनकी आइडिया खुद हो। पर फिर भी लॉर्ड जेरन के लिए मानना मुश्किल होता है, यहाँ तक कि वो खुद जूल फ्रॉग होते हुए भी अभी स्वैम्प में उन बग्स के पॉइजन से रिकवर कर रहा था। और एक छोटी सी कैट कैसे उन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकती है जो भी मिले उन पर अटैक कर देते हैं। तभी थियो मौका पकड़ लेता है। वो अपने बैग खोलता है और एक कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, अगर ऐसा है तो ये खा के देख लीजिए। थियो के मैजिकल बैग से एक ब्यूटीफुली रोस्टेड पर्पल लोकस मीट बाहर निकलता है।
चमकती हुई आंखों के साथ थियो बोलता है कि अगर लॉर्ड जेरन इसे खा ले तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टेक्निकली इफेक्ट डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस का था जो अंदर स्टफ थी, लेकिन थियो उस डिटेल में जाता ही नहीं। कोई कुछ रिएक्ट करे उससे पहले एक मैसिव टंग बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और रोस्टेड मीट को पकड़ लेता है। लॉर्ड जेरन बिना सोचे समझे उसे तुरंत निगल लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत डिलीशियस स्मेल कर रहा होता है। थियो शॉक हो जाता है ज्वेल फ्रॉग किंग की टंग की साइज देखकर। फ्रॉग सबऑर्डिनेट हेजिटेट करते हैं, सोचते कि क्या उनके लॉर्ड को सिर्फ स्मेल के बेसिस पर कुछ भी खा लेना चाहिए, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही लॉर्ड जेरन अजीब बिहेव करने लगते हैं। उसे लगता है कि जैसे उसके बॉडी के अंदर कुछ हिल रहा हो। 12 फ्रॉग्स डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद कुछ बहुत बुरा हो रहा है। फिर अचानक एक चमकती हुई रोशनी उस जायंट फ्रॉग को घेर लेती है। उसके मुंह से ब्लिस भरी आवाज निकलती है और पूरा एरिया रेनबो कलर्ड लाइट से भर जाता है। जब रोशनी धीरे धीरे फेड होती है, लॉर्ड जेरन एक फ्रेश और रिलैक्स आवाज में बोलते हैं। उनकी बॉडी बहुत ही हल्की और रिजुनिवेटेड महसूस कर रही होती है। जो ज्वेल फ्रॉग किंग कुछ पल तक इंटिमिडेटिंग लग रहा था, वो अब बिल्कुल अलग ही दिख रहा होता है। जायंट स्लाइमी बॉडी मल्टीपल कलर से चमकता हुआ और उसके सिर पर एक रेडियंट रेनबो कलर्ड ज्वेल चमक रहा होता है। अभी कुछ देर पहले वो खौफनाक था और अब वो स्पॉइल्ड पपी जैसा बिहेव कर रहा होता है। वो ईगरली थियो से पूछते हैं कि उसे क्या खिलाया गया था, क्योंकि वो अनबिलीवेबली डिलीशियस था। जायंट फ्रॉग बोलता है कि उसे लग रहा है कि उसके बॉडी के अंदर सारे टॉक्सिक्स बिल्कुल गायब हो गए हैं। वो थियो से पूछता है कि क्या उसके पास और भी है। थियो एक डेविलिश हंसी हंसता है। उसे पता होता है कि अच्छा हुआ उसने थोड़ा लकी प्ले किया। उसने कुछ रोस्टेड लोकस साइड में ही रख लिए थे जस्ट इन केस के लिए। इसी खाने की वजह से ज्वेल फ्रॉग किंग फाइनली उसके साथ डील डिस्कस करने के लिए रेडी होता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मल्टीपल पर्पल लोकस लिजर्ड मैन पर अटैक कर रहे होते हैं। लिजर्ड मैन अपनी स्वॉर्डमैन शिप से उन्हें आधा काट रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही टॉक्सिन्स उनके बॉडी को छूते हैं, सिचुएशन और भी ज्यादा टेरिफाइंग और इम्पॉसिबल हो जाती है। एक मैसिव पर्पल लोकस स्वॉर्म और ज्यादा एनरेज हो जाता है और लिजर्ड मैन पर टूट पड़ता है, जो मुश्किल से अपनी ग्राउंड होल्ड कर पा रहा होता है। हमें पता चलता है कि लिजर्ड मैन गार्ड का लीडर टमारो है। 67th फ्लोर के बाकी मॉन्स्टर्स कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि लोकस की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है। उनके पास डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस भी खत्म होने वाले होते हैं और सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। टमारो जानता होता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। जैसे पर्पल स्वॉर्म सिर्फ कुछ इंचेस दूर आ जाते हैं, वो सोचता है कि क्या ये सच में उनका एंड है। पर तभी अचानक एक पहचानी हुई सी मैसिव टंग कहीं से अपीयर होती है। एक ही मूव में वो डजन्स ऑफ पर्पल लोकस को पकड़कर पूरा निगल लेती है। उसके बाद एक जोरदार बर्प आता है और एक सेटिस्फाइड आवाज बोलती है कि लोकस सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जेरन होते हैं, जो लिजर्ड मैन को रेस्क्यू करने आए होते हैं। तब शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि ज्वेल फ्रॉग किंग पॉइजनस लोकस बिना किसी साइड इफेक्ट के खा रहा है। फिर लॉर्ड जेरन अपनी असली पावर दिखाता है। पूरा रेजुनेट होने के बाद वो अपनी टंग को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाना शुरू कर देता है और पूरे स्वॉर्म को स्वीप करके काउंटलेस लोकस को खा जाता है बिना डाइजेस्ट किए रुके। जैसे जैसे फ्रॉग लगातार लोकस खाता रहता है, लिजर्ड मैन रियलाइज करता है कि ज्वेल फ्रॉग किंग एक बार में टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोकस खा रहा है। वो डिसबिलीफ में देखता रह जाता है, सोचता है कि ये ओवरवेलमिंग बीम असल में है कौन। आखिरकार लॉर्ड जेरन अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके सर पर लगा मल्टी कलर्ड ज्वेल तेजी से चमकता है और वो डिक्लेयर करता है, मैं ज्वेल फ्रॉग्स का किंग हूँ, नेवियर स्वॉर्म का मास्टर लॉर्ड जेरन। जायंट ज्वेल फ्रॉग के सिर के बिल्कुल ऊपर पूरी शान से खड़ा था एक छोटा सा गोल्डन कैट। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं हूँ मिड लेवल वेंडरिंग मर्चेंट गोल्डन कैट थियो। तब सबको पता चल जाता है कि थियो ने पहले ही ज्वेल फ्रॉग किंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉर्ड जेरन अब उसकी मदद कर रहा है और अकेले पूरे पर्पल लोकस क्राइसिस को हैंडल कर रहा है। कुछ सबऑर्डिनेट्स थोड़ा हिचकिचाए, उन्हें लगा क्या सच में ये ठीक है कि हमारे लॉर्ड इतने ज्यादा जहरीले लोकस एक साथ खा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि लॉर्ड जेरन की जान खुद थियो ने बचाई थी। फिर हम देखते हैं कि थियो उस बड़े से लेकिन सरप्राइजिंगली क्यूट ज्वेल फ्रॉग किंग के ऊपर सवार है। यो पूरी अथॉरिटी के साथ ऑर्डर देता है, जितने पर्पल लोकस मिले सब खा जाओ, पेट पूरा भरने तक मत रुकना। ये सुनते ही लॉर्ड जेरन सीधा पर्पल लोकस स्वाम के बीच कूद पड़ता है, जो पूरे एरिया को एनगल्फ कर चुके थे। मीनवाइल सीन वापस डायमेंशनल स्पेस में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सेजुन की नींद फाइनली खुलती है और बाकी मॉन्स्टर्स भी उठ जाते हैं। स्ट्रेच करते हुए सेजुन इधर उधर देखता है, फिर थोड़ा सा बाहें सिकोड़ लेता है। ये सोचते हुए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि गोल्डन कैट थियो कहाँ गया।
सियोजुन अपना डैगर निकाल लेता है। ब्लैक वॉरियर रैबिट अपना हैमर कस के पकड़ लेता है। बेबी बियर अपना क्लब उठा लेता है जैसे बस किसी को तोड़ने ही वाला हो। अब वो सिर्फ एक टीम नहीं रहे, वो फैमिली है और वो अपने होमी को ढूंढने जा रहे हैं। रेड रिबन प्रिंसेस कंफ्यूज लगती है, उसकी बाहें सिकुड़ जाती है। थियो रात के बीच में अकेला कैसे बाहर चला गया? आयोना सबसे ज्यादा वरीड होती है। वो कहती है कि बाहर का एरिया अभी भी लोकस से भरा होगा और थियो को कभी भी नुकसान हो सकता है। थियो को कुछ हो जाने का ख्याल उसके सीने को झकझोर देता है और यही डर सियोजुन को और ज्यादा डिटरमिन बना देता है। उसे पता है अगर कुछ गलत हो रहा हो तो बहुत फास्ट होगा, इसलिए थियो को जल्दी ढूंढना ही होगा। सब तैयारी कर रहे होते हैं तब ब्लैक वॉरियर रैबिट आगे बढ़ता है, सीना चौड़ा करता है बिल्कुल किसी लेजेंडरी नाइट की तरह। वो रेड रिबन प्रिंसेस की तरफ देखता है और कसम खाता है, जो भी हो जाएगा मैं आपकी हिफाजत करूंगा। रेड रिबन प्रिंसेस एक पल के लिए ब्लिंक करती है, फिर हल्की सी शर्मा जाती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, मुझे यकीन है सर नाइट। जैसे ये शब्द गिरते हैं ब्लैक वॉरियर रैबिट खुद लाल हो जाता है, पूरा फ्लस्टर्ड। उसके कान ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे खुशी से फट जाएंगे। सियोजुन सबको टोकता है, फोकस करो, रेडी रहो। फिर वो डायमेंशनल डोर की तरफ बढ़ते हैं। डोर खुलते ही सब एक साथ बाहर रश करते हैं, वेपन्स रेडी, आंखें तेज, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल एक ऐसी फैमिली जैसे जरूरत पड़े तो भगवान से भी लड़ जाए, बस अपने मेंबर को वापस लाने के लिए। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है सब फ्रीज हो जाता है, कुछ भी नहीं, ना लोकस्ट, ना दुश्मन, ना कोई मूवमेंट। बस पीछे साइलेंट डायमेंशनल गेट खड़ा है और आगे स्वाम का एरिया शांत पड़ा है। सियोजुन तुरंत समझ जाता है जो एरिया उन्होंने पहले क्लियर किया था वो अभी भी सेफ है। वो थोड़ा सा रिलैक्स करता ही है तब ब्लैक वॉरियर रैबिट के कान जोर से ट्विच करते हैं। वो हाथ उठाकर सबको रुकने का सिग्नल देता है, गहरे सांस लेकर सुनता है और तब उसे महसूस होता है कुछ बहुत बड़ा उनकी तरफ आ रहा है। सियोजुन की बॉडी तुरंत टेंस हो जाती है। रेड रिबन प्रिंसेस गेस करती है शायद कोई नया टाइप का लोकस्ट हो। आयोना सिर हिलाकर मना करती है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्टांस टाइट कर लेती है क्योंकि जो हो रहा है वो बड़ा है। सियोजुन अपना डैगर और जोर से पकड़ लेता है। ब्रेस योरसेल्फ वो कहता है और अगले ही पल उसका दिमाग हिल जाता है। एक जायंट फ्रॉग अचानक उनके सिर के ऊपर लीप करता है। इतना बड़ा शैडो पड़ता है कि सब चीख उठता है, ये अब कौन आ गया? और फिर आयरन मैन लैंडिंग जैसे बूम, वो बड़ा फ्रॉग उनके सामने ही क्रैश करता है। कीचड़ और पानी हर तरफ उछल जाता है। शॉक वेव इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ब्लैक वॉरियर रैबिट पीछे उछल जाता है और सियोजुन और बाकी लोग मुश्किल से खुद को संभालते हैं। हवा के ब्लास्ट से सियोजुन के गाल फूल जाते हैं, उसके बाल ऑलमोस्ट पीछे उड़ जाते हैं। जब पानी सेटल होता है तभी उनकी नजर कुछ चीज पर पड़ती है, फ्रॉग से चिपका हुआ एक छोटा सा सिलोवेट, जिंदगी बचाने के लिए लटका हुआ थियो, उनका होमी। थियो नीचे देखता है पूरी स्मग ग्रिन के साथ, बिल्कुल प्राउड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम लोग वेट कर रहे थे क्या? वरीड थे? आयोना फाइनली सांस छोड़ती है, उसके कंधे धीरे से रिलैक्स हो जाते हैं। थियो सेफ है। सियोजुन अभी भी वही खड़ा होता है, मुंह खुला का खुला, दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, ये सब क्या हो गया? सियोजुन तुरंत पूछता है, थियो तुम ठीक तो हो ना? थियो सीना फुलाकर बोलता है, बिल्कुल ठीक हो, और फिर कैजुअली बोलता है जैसे कुछ भी नहीं हो, वैसे मैंने एक नया सबऑर्डिनेट भी बना लिया है। फिर वो उस जायंट फ्रॉग की तरफ पॉइंट करता है जैसे कोई माउंटेन अडॉप्ट कर लिया हो, ये मेरा सबऑर्डिनेट है। सियोजुन ब्लिंक करता है, उसे प्रोसेस ही नहीं हो रहा होता है, क्या तुम्हारा सबऑर्डिनेट? थियो आगे एक्सप्लेन करता है कि लॉर्ड जेरेन की वजह से बहुत सारे पर्पल लोकस खत्म हो गए, और उसी पल जायंट ज्यूल फ्रॉग किंग की नजर सियोजुन के हाथ पर पड़ती है। एक अनमिस्टेकेबल क्रेस्ट, ब्लैक ड्रैगन का मार्क। सिर्फ वही नहीं, लॉर्ड जेरेन को एक फेंट लेकिन मेनेसिंग ऑरा भी महसूस होती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है सियोजुन ही असली ब्लैक ड्रैगन है जो अपने ट्रू फॉर्म को छुपा कर बैठा है। बिना एक सेकंड सोचे लॉर्ड जेरेन और उसके पीछे खड़े छोटे ज्यूल फ्रॉग्स तुरंत झुक जाते हैं। लॉर्ड जेरेन रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हम लोकस पर जीत हासिल कर पाए सिर्फ उस डिश की वजह से जो सियोजुन ने बनाई थी। सियोजुन अभी भी स्टंट पूछता है, क्या ये फ्रॉग 75th फ्लोर वाले फ्रॉग से अलग है? आयना तुरंत एक्सप्लेन करती कि ज्यूल फ्रॉग से, और असल में ये वही टारगेट्स थे जिन्हें इस मिशन में प्रोटेक्ट करना था। लॉर्ड जेरेन कोई और नहीं, ज्यूल फ्रॉग्स के किंग है, और अभी के अभी थियो उसके हाथ पर बिल्कुल क्यूट सा बैठा हुआ, जैसे कोई छोटा सा राजकुमार अपने सिंहासन पर बैठा हो। आयना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, वो थियो को आव के साथ देखती रहती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है और मनी मन थोड़ा शर्मा कर सोचती है, मेरा फ्यूचर हस्बैंड इतना ज्यादा अमेजिंग कैसे हो सकता है? थियो को लेकिन इस सब से कोई मतलब नहीं, उसकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर है। वो तुरंत सियोजुन की तरफ मुड़ता है और पूछता है, मैंने अच्छा काम किया ना? सियोजुन अभी भी थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन उसे ये जानने की ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि थियो ने ये सब किया कैसे। पर थियो का फिलहाल एक्सप्लेन करने का कोई मूड नहीं, वो सीधा जंप करता है, सियोजुन के पैर पर चिपक जाता है।
उसकी आंखें चमक रही होती है और ट्रीट्स के लिए ऐसे मांगने लगता है जैसे उसकी जिंदगी इस पर डिपेंड करती है। ट्रीट्स ट्रीट्स ट्रीट्स। उसने इतना अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड तो बनता ही है। और ऑनेस्टली ये नारंगी कैट जैसा बिहेवियर है, यूनिवर्सल रूल। सियोजुन फिर से डायमेंशनल डोर खोलता है और सबको बोलता है कि अंदर बैठकर बात करेंगे। वो थियो से प्रॉमिस करता है कि अंदर जाकर ट्रीट्स मिलेंगी। लेकिन जैसे ही सियोजुन पीछे मुड़ता है वो नोटिस करता है कि लॉर्ड जेरेन थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। एंट्रेंस छोटा है और जीरोन बहुत ज्यादा बड़ा। सियोजुन थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो उन्हें अंदर इनवाइट करना चाहता है लेकिन एंट्री गेट ही छोटा है। लॉर्ड जेरेन शांत सा मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं अगर बस इतनी सी बात है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अचानक उनके सिर पर जो मल्टी कलर ज्वेल है वो तेजी से रोशनी से चमकने लगता है। लाइट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सबको आंखें बंद करनी पड़ती है और जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है एक अनबिलीवेबल चीज होती है। और जब रोशनी फाइनली फेड होती है सब आंखें खोलते हैं। वही खड़ा होता है क्यूट सा गोल मटोल सा फ्रॉग, इतना छोटा कि बाकी ज्वेल फ्रॉग से भी छोटा। सियोजुन आंखें फाड़ के देखता है और बोलता है ये बेबी बियर जैसा है क्या जो साइज छोटा बड़ा कर सकता है। लॉर्ड जेरन हल्की सी हंसी के साथ बोलता है कि कुछ खास बात नहीं है ये। और बस ये सुनते ही आयोना सीधा आगे बढ़ती है। उसकी क्यूरियोसिटी फुल ऑन ओवरफ्लो कर रही होती है। वो नए छोटे फ्रॉग को ऐसे एग्जामिन करती है जैसे कोई साइंटिस्ट जो अभी अभी एक लेजेंडरी क्रिएचर को ढूंढ निकाला हो। आगे सियोजुन गरम सा मुस्कुरा के साथ कहता है अब जब सब यही है तो चलो अंदर चलते हैं, प्रॉपर रेस्ट करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। आज रात हमें सिर्फ थियो को ही नहीं पाया, हमने एक पूरा किंग भी हासिल किया है। सीन फिर कोजी डायमेंशनल स्पेस में शिफ्ट होता है। कैंप फायर की गर्मी पूरे रूम को भर देती है। नरम रोशनी सबके चेहरों पर नाच रही होती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। आयना थियो पर चिल्लाने लगती है बिल्कुल एक वरीड गर्लफ्रेंड की तरह। पूछती है कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि जब वो रात के बीच गायब हो गया था तो वो कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। थियो बिल्कुल रिलैक्स रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे पता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था लेकिन उसके इंस्टिंक्ट जोर जोर से कह रहे होते हैं कि ये बात आयना को बिल्कुल मत बताना। किसी वजह से वो पहले ही महसूस कर सकता है अगर उसने ये मुंह खोल दिया तो उसकी जिंदगी 10 गुना मुश्किल हो जाएगी। आगे हम देखते हैं फायरप्लेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और फिर से अपग्रेड भी हो गया है। अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्टर्डी और सेफ हाउस के अंदर बड़े मील्स कुक करने के लिए परफेक्ट है। थियो और बाकी सब आग के पास इकट्ठा हो जाते हैं। एक बड़े क्ले पॉट में एक लाजवाब स्ट्यू धीरे धीरे पक रहा होता है और ये देख के सबके मुंह से पानी टपक रहा होता है। इस डिश का नाम है पर्पल शेफ पोटैटो स्टू। इसमें होता है पतली पतली स्लाइस पर्पल लोकस्ट मीट, डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस और स्ट्रेंथ पोटैटोज। सिस्टम क्लियरली फैक्ट्स बताता है इसे खाने के बाद स्ट्रेंथ 30 मिनट्स के लिए 10.5 बढ़ जाती है। 4 घंटे तक पेट भरा रहेगा और लो लेवल पॉइजन रेजिस्टेंस मिलेगी। खुशबू इतनी रिच और कंफर्टिंग होती है कि सब लोग ऐसे लाइन लगा लेते हैं जैसे स्कूल के बच्चे लंच का वेट कर रहे हो। सियोजुन सबको बोलता है कि लाइन में और अपना पोर्शन लो ताकि सब पेट भरकर खा सके। जैसे ही ब्लैक वॉरियर रैबिट अपना बोल खाता है उसका पूरा बॉडी तुरंत रिलैक्स हो जाता है। उसे लगता है जैसे ये स्ट्यू सिर्फ पेट ही नहीं उसके तना दिल को भी हील कर गया हो। ज्वेल फ्रॉग्स भी खाना एंजॉय करता है हैरानी से देखते हुए कि ये इतना डिलीशियस कैसे हो सकता है। एक ज्वेल फ्रॉग तो मन ही मन सोचता है ये किसी मिरेकल से कम नहीं। नॉर्मली सिर्फ पर्पल लोकस की स्किन को छूना ही फ्रॉग की स्किन को पिघला देता है, इतना ज्यादा जहरीला होता है। लेकिन ग्रीन ऑनियंस की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन का इफेक्ट बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है। क्विड ज्वेल फ्रॉग किंग बहुत ही खुश दिख रहा होता है। वो प्राउड नॉड करता है और बोलता है यही तो एक्सपेक्ट किया जाता है ग्रेट ब्लैक ड्रैगन से। इस खाने की वजह से अब हम फाइनली बिना पॉइजन के डर के लोकस से लड़ सकते हैं। सियोजुन सबको एंकरेज करता है कि अच्छे से खाओ और अपनी स्ट्रेंथ वापस लाओ ताकि पर्पल लोकस का एक्सटर्मिनेशन प्रॉपर्ली फिनिश किया जा सके। लेकिन ज्वेल फ्रॉग्स के लिए ये फीलिंग थोड़ी बिटर स्वीट होती है। उन्हें बग्स को खत्म तो करना ही है पर ये सोचकर दिल दुख जाता है कि उसके बाद ये डिलीशियस डिश फिर से कभी नहीं मिलेगी। सियोजुन उन्हें खाते हुए देखकर मुस्कुरा देता है और फिर बोलता है कि एक बात है जो उसने अभी तक उन्हें बताई नहीं है। सियोजुन सबको इशारा करता है कि उसके पीछे आओ, कहता है वो कुछ दिखाना चाहता है। सब उसके साथ कोजी स्पेस के अंदर आगे बढ़ते हैं जब तक वो एक वुडन डोर के सामने नहीं रुक जाता। थियो भी क्यूरियस हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने ये डोर देखा था तब वो सिर्फ खाना खाने और ट्रीट्स मांगने में बिजी था। सियोजुन धीरे से डोर खोलता है और एक्सप्लेन करता है कि ये स्पेशल स्पेस उसने आयना से बनवाया है। और अगले ही पल एक बोन चिलिंग हवा ब्लास्ट होती है बिल्कुल सर्दी की थप्पड़ जैसी। अंदर का सीन देखकर सब दंग रह जाते हैं। 100 ऑफ लोकस बिल्कुल स्टैचू की तरह सॉलिड आइस में फ्रोजन परफेक्टली फ्रेश कंडीशन में। बेबी बियर आधा सेकंड देखता है फिर नॉन स्टॉप स्नीज करने लगता है। उसे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती।
आयना ने ओरिजिनली ये लोकस्ट विजर्ड एसोसिएशन के रिसर्च सैंपल्स के लिए फ्रीज किए थे और उसके अकॉर्डिंग सियोजन इनमें से कुछ कुकिंग के लिए यूज करे तो बिल्कुल ठीक होगा। पर्पल ज्वेल फ्रॉग क्यूरियस होके पूछता है, फ्रीजिंग से लोकस्ट और भी टेस्टी हो जाते हैं क्या? थियो भी कांपने लगता है, उसके कान ट्विच करते हैं, टेल थोड़ी सी पफ हो जाती है। सियोजुन तुरंत समझ जाता है ये मॉन्स्टर कोल्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते। उन्होंने कभी ऐसी दुनिया देखी ही नहीं जहाँ खाना प्रिजर्व किया जा सकता हो। सियोजुन एक्सप्लेन करते हैं कि ठंडी जगह पर रखने से चीजें खराब नहीं होती और इसलिए फूड को लंबा टाइम स्टोर करके जब चाहो तब खाया जा सकता है। जैसे ही सियोजुन आयना की तारीफ करता है, आयना शर्मा जाती है। वो थोड़ी शाय होकर एक्सप्लेन करती है कि इतनी बड़ी जगह पर सेमी परमानेंट फ्रीजिंग मैजिक सर्कल बनाना एक्चुअली बहुत हाई लेवल मैजिक है, पर फिर भी उसने कर दिखाया। सब फिर से सरप्राइज हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि आयना असल में कितनी कैपेबल है। बेबी बियर तुरंत जायंट आइस क्यूब पर चढ़ना शुरू कर देता है, बिल्कुल प्लेग्राउंड इक्विपमेंट की तरह। रेड रिबन प्रिंसेस पूछती है, क्या डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस को भी फ्रीज करना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो जाए? सियोजुन बोलता है कि ग्रीन ऑनियंस का टेंशन नहीं है, वो बस और फार्म कर लेगी। ज्वेल फ्रॉग कंफ्यूज हो जाता है और ब्लिंक करते हुए पूछता है, फार्मिंग वो क्या होता है? सियोजुन एक्सप्लेन करना शुरू करता है, लेकिन बीच में ही नोटिस करता है कि सब स्नीज और कफ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तब तक ज्वेल फ्रॉग किंग वही खड़े खड़े सो चुका होता है, स्पॉट पर ही हिबरनेशन मोड में आ गया होता है। इसके अपोजिट आयना और ग्रीन ज्वेल फ्रॉग बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहते हैं, जैसे ठंड एग्जिस्ट ही नहीं करती। सियोजुन ये सीन देखकर सोच में पड़ जाता है और अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। सीन शिफ्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटर टावर में। इलेन वहाँ मौजूद होती है, एक साथ कई बुक्स फ्लिप कर रही होती है। वो इंटेंसली ऑब्सेसिवली पढ़ रही होती है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन जल रही होती है। वो एक स्किल ढूंढ रही होती है, कोई ऐसी चीज जो सियोजुन को और स्ट्रॉन्ग बना सके, जो एंश्योर करे कि हायर फ्लोर्स पर वो इजीली मरे नहीं। क्योंकि अगर सियोजुन मर गया तो इलेन को लगता है जैसे वो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगी। वो एक के बाद एक बुक और तेजी से पढ़ती जाती है और फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठती है। वो जो बुक ढूंढ रही थी वो उसे मिल जाती है। बुक मैजिकल होती है, उसके लेटर्स ब्राइट ग्लो कर रहे होते हैं। पेजेस के ऊपर एक बॉडी शेप होलोग्राम अपीयर होता है, बिल्कुल मिथिकल स्किल की तरह चमकता हुआ। इलेन ब्लू बुक को जोर से हक कर लेती है, रिलीफ उसके चेहरे पर आ जाता है, उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है। वो धीरे से विस्पर करती है, बिल्कुल प्यार की तरह, सियोजुन तुम्हें वापस सेफ आना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें ये स्किल देना चाहती हूँ माय डियर सियोजुन। सीन फिर शिफ्ट होता है लिजर्डमैन, वुल्फ ट्राइब गार्ड और बाकी फाइटर्स की तरफ। सब रिलीव्ड होता है क्योंकि वुंडेड की इवैक्यूएशन फाइनली कंप्लीट हो चुकी होती है। हवा अब हल्की हो रही होती है, उन्हें कहीं भी लोकस्ट प्रेजेंस फील नहीं होती और बहुत ही लंबे टाइम बाद लिजर्डमैन फाइनली ठीक से सांस ले पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं शायद फाइट खत्म हो चुकी है। तभी टमारो आगे बढ़ता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस होता है। वो सबको तुरंत रोक देता है और बोलता है, सेलिब्रेट करना अभी बहुत जल्दी है, ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई। वो याद दिलाता है कि मैनेजर थियो और लॉर्ड जिरेन, जिन दोनों ने बैटल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सबसे पहले स्वाम की तरफ गए थे। हो सकता है वो अभी भी लड़ रहे हो जब यहाँ सब आराम कर रहे हैं और इसीलिए वो बस खड़े रहकर कुछ ना करना सोच भी नहीं सकता। टमारो जोर से चीखता है, सबका मोराल ऊपर उठाते हुए, और ऑर्डर देता है कि सब तुरंत गैदर हो जाओ। वो अनाउंस करता है कि अब वो फॉरेस्ट के अंदर घुसेंगे और स्वाम की तरफ मार्च करेंगे ताकि थियो और लॉर्ड जेरेन की मदद कर सके। लेकिन जब आर्मी फाइनली स्वाम तक पहुंचती है तो उनके सामने एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सीन होता है। बैटलफील्ड की जगह वहां अननोन लोग और मॉन्स्टर्स बिल्कुल शांति से डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस और ब्लेडेड ग्रीन ऑनियन जमीन पर लगा रहे होते हैं। सियोजुन और थियो उन सबको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, सबको गाइड करते हुए कि क्रॉप्स को सही तरीके से कैसे लगाना है। लिजर्डमैन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, सोचते हैं यहाँ क्या हो रहा है भाई। आयना लिजर्डमैन कमांडर को देखकर सच में खुश हो जाती है और कहती कि वो बिल्कुल सही टाइम पर आ गए। टमारो शॉक में आ जाता है, स्पेशली इसलिए क्योंकि टावर विजर्ड एसोसिएशन की हेड आयोना लिटरली फार्मिंग कर रही होती है। वो उसे ऐसे घूरता है जैसे उसका दिमाग ही हैंग हो गया हो। ये क्या हो रहा है, सबसे पावरफुल विजर्ड गांव की आंटी जैसा प्यास क्यों लगा रही है? आयना हल्की सी मुस्कुराती है और एक्सप्लेन करती कि वो लोकस के साथ बैटल को एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर रही है। वो कहती है कि ये सब ब्लैक ड्रैगन के आइडिया की वजह से पॉसिबल हुआ। फिर वो पॉइंट करती है सियोजुन की तरफ। सियोजुन पीछे खड़ा होता है, बेबी बियर के साथ खेल रहा होता है, जबकि बेबी बियर फुल खुशी के साथ ब्लेडेड ग्रीन ऑनियंस लगा रहा होता है, जैसे अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा हो। लिजर्डमैन तब अचानक सच समझ जाता है, वहाँ खड़ा लड़का ब्लैक ड्रैगन का रिप्रेजेंटेटिव है। उसी पल सियोजुन की आंखों में हल्की सी ग्रीन ऑरा चमकने लगती है, जैसे कोई नई पावर अवेकन हो रही हो।
वो स्वाम के कुछ स्पेसिफिक एरिया की तरफ इशारा करता है जहाँ ग्रीन सर्कल पैटर्न्स ग्लो कर रहे होते हैं और ज्वेल फ्रॉक्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि सिर्फ उन्हीं जगहों पर ग्रीन ऑनियंस लगाना। थियो बिल्कुल बैफल्ड हो जाता है और पूछता है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ग्रीन ऑनियंस को तोड़ तोड़ कर सिर्फ कुछ जगह ही क्यों लगा रहे हो। सियोजुन कामली एक्सप्लेन करता है कि ग्रीन ऑनियंस को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, अगर जमीन ज्यादा गीली हो तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी। और उसकी सीड सोइंग स्किल जो अब लेवल 5 तक पहुंच चुकी है, उसकी वजह से सियोजुन क्लियरली देख पाता है कौन सी जमीन किस क्रॉप के लिए सुटेबल है। इस सिचुएशन में ये स्किल उसके लिए उसकी सोच से भी ज्यादा यूजफुल हो जाती है। जल्दी लिजर्डमैन की आर्मी भी ज्वेल फ्रॉक्स के साथ मिलकर ग्रीन ऑनियंस लगाने लगती है और धीरे धीरे स्वाम एक बैटलफील्ड से रेडी टू फार्म जोन में बदलने लगता है। फुल स्पीड पर फार्मिंग करते हुए सियोजुन सोचता है कि जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो 67 फ्लोर खुद ही लोकस को हैंडल कर पाएगा। शुरू से ही उसका गोल सिर्फ एक ही था, नाविया स्वैम्प में ज्वेल फ्रॉक्स का एक्सटेंशन रोकना। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है और उसी वक्त ब्लैक वॉरियर रैबिट कुछ अजीब सा सेंस करता है। रेड रिबन प्रिंसेस पूछती है कि क्या हुआ। ब्लैक वॉरियर रैबिट अनाउंस करता है पर्पल लोकस्ट आ रहे हैं, सिर्फ थोड़े नहीं, एक मैसिव वेव के साथ। एक और स्वाम इनक्रेडिबल स्पीड से सीधा उनकी तरफ आ रहा होता है। सबको तुरंत प्रिपेयर होने का ऑर्डर मिलता है। ब्लैक वॉरियर रैबिट अपना ट्रस्टेड हैमर रेडी करता है। ऊपर आसमान में पर्पल लोकस का जायंट स्वॉर्म दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैक पर्पल स्टॉर्म की तरह। रॉक्स एक पल के लिए पैनिक कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेजुन और बाकी सबको कॉन्फिडेंस के साथ खड़े देखते हैं, वो शांत हो जाते हैं। थियो स्मर्क करता है और बोलता है कि वो उनके अच्छे से पिटाई करेगा और बाद में वो डिलीशियस मीट भी खाएगा। सियोजुन तुरंत अनाउंस करता है कि सब लोग डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियन को चबाना शुरू करो और ब्लेडेड ग्रीन ऑनियंस को वेपन की तरह यूज करो लोकस को आधा काटने के लिए, जिससे उन्हें 1 घंटे के लिए पॉइजन इम्यूनिटी मिल जाती है। फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं ज्वेल फ्रॉक्स, बेबी बियर और लिजर्डमैन डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस को खाते हुए बैटल के लिए रेडी होते हैं। सियोजुन डिक्लेयर करता है कि उनका एक ही मिशन है, नाविया स्वैम्प को प्रोटेक्ट करना। वो अपना डैगर और एक्स निकालते हैं, अपने ट्रस्टेड कंपेनियन के साथ फाइट करने के लिए रेडी। आयना नॉन स्टॉप लाइटनिंग अटैक्स लॉन्च करती रहती है, पर्पल लोकस को एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स में बदल देती है। बेबी बियर अपना मैसिव वुडन लॉक घुमाता है, पर्पल लोकस को हवा से स्मैश कर देता है। ब्लैक वॉरियर रैबिट और लिजर्डमैन स्वॉर्ड्स और हैमर के साथ पूरी जान लगा देते हैं, जितना हो सके उतना पर्पल लोकस को खत्म करने के लिए। और इस सब के बीच सेंटर पर होता है सियोजुन। दोनों हाथों में वेपन्स पकड़कर वो स्वैम्प के बीच घुस जाता है, रिलेंटलेस प्रिसीजन के साथ उनकी फॉर्मेशन तोड़ते हुए। तब थियो ज्वेल फ्रॉग किंग को अपनी बाहों से छोड़ देता है और लॉर्ड जीरन आगे लीप करता है। उसकी पीठ पर लगा हुआ ज्वेल मल्टीपल कलर्स में चमक उठता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो अपनी ओरिजिनल मैसिव साइज में वापस आ जाता है। उसका पेट फूलने लगता है, जैसे भूख पूरी तरह से जाग उठी हो। वो पर्पल लोकस को ऐसे देखता है जैसे सिर्फ स्नैक हो, मुंह से लाल टपक रही होती है। जेरन की स्माइल देख के तो लोकस खुद ही डर जाता है। लॉर्ड जेरन फिर से अपनी जुबान हेलीकॉप्टर की तरह घुमाना शुरू करते हैं और एक ही झटके में कई लोकस पकड़ लेते हैं। बिना रोके हजारों की संख्या में उन्हें निगल जाते, एक के बाद एक, जैसे पूरा आसमान साफ कर रहे हो। जिन्होंने पहले कभी ये सीन नहीं देखा था, जैसे सियोजुन और रेड रिबन प्रिंसेस, वो बिल्कुल स्टन रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता और मन ही मन चाहते कि ये चलता ही रहे। इसी बीच बाकी ज्वेल फ्रॉग्स भी ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो छोटे हो, पर अब लोकस बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं रहे, इसलिए वो भी उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। टमारो अपनी तलवार से पर्पल लोकस को बीच से काट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक शॉकिंग चीज पर पड़ती है। पर्पल लोकस का रंग धीरे धीरे पर्पल से रेड होने लगता है। टमारो की आंखें फैल जाती है, उसे समझ आ जाता है कि लोकस डिजेनरेट हो रहे हैं, अपनी असली रेड लोकस फॉर्म में वापस आ जा रहे हैं। उसके दिल में राहत और उम्मीद दोनों भर जाती है। इसका मतलब अब ये लोकस पहले जैसे खतरनाक और जहरीले नहीं रहे। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और सब खुश हो जाते हैं, सियोजुन भी। सियोजुन जोर से पढ़कर सुनाता है कि जैसे जैसे लोकस की पॉपुलेशन कम हो रही है, पर्पल लोकस वापस रेड लोकस में बदल रहे हैं। सियोजुन मुस्कुराता है और सब क्यूट क्रिएचर्स को छोटे हो या बड़े और जोर लगाने के लिए एंकरेज करता है। सब एक साथ चिल्लाते हैं और एक और वेव ऑफ अटैक शुरू हो जाता है। आखिरकार स्वैम्प टूटने लगता है। आगे हम थियो को रिलीफ की सांस लेते हुए देखते हैं, बाकी सब भी अपना हिस्सा पूरा कर चुके होते हैं। थियो खुश होता है कि बिना किसी को चोट लगे ये बैटल जीत ली गई। ब्लेडेड ग्रीन ऑनियंस और डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस की असली पावर सबको समझ आ जाती है। लॉर्ड जेरन अपने फीस्ट के बाद जोर से बर्प करता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड लग रहा होता है। एक लिजर्डमैन सोल्जर आगे आता है और रिस्पेक्ट के साथ सियोजुन को ग्रेट ब्लैक एंड ड्रैगन कहकर बुलाता है। थोड़ी देर बाद 2 ज्वेल फ्रॉग्स भी आते हैं, गहरा झुककर उसका शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें बचाने के लिए।
ज्वेल फ्रॉक्स प्रॉमिस करते कि अब से वो खुद ब्लेडेड ग्रीन ऑनियंस और डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस उगाएंगे। वो कसम खाते कि बचे हुए लोकस को खत्म करेंगे और नाविया स्वॉर्म की खुद ही रक्षा करेंगे। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो सियोजुन को बताता है कि लगभग 1 साल बाद उसने फाइनली मिड लेवल मैनेजर क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड्स के तौर पर उसे 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और 50,000 टावर कॉइंस मिलते हैं। सियोजुन को खुद पर यकीन ही नहीं होता, उसे लगता है जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो। उसी वक्त टमारो आगे बढ़ता है और सियोजुन को भी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन कहकर बुलाता है। टमारो सच्चाई से मान लेता है कि इस पूरी सिचुएशन का जिम्मेदार काफी हद तक वही था। सियोजुन को एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट मिलता है और वो सोचता है कि टमारो का मतलब क्या है। तब एक फ्लैशबैक में सच सामने आता है। लिजर्डमैन ने टार द पिग पर भरोसा किया था जो असल में मास्टरमाइंड था। वही लोकस को खाना देता रहा जब वो पहले ही कंट्रोल में आ चुके थे। उस हरामी ने 67 फ्लोर का फूड सप्लाई लोकस को खिला दिया जिससे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और डिजास्टर बन गया। टमारो को उससे लगातार रिवॉर्ड्स मिल रहे थे और उसे कभी शक ही नहीं हुआ। अब टमारो एक रिवॉर्ड बॉक्स निकालता है और खोलकर सियोजुन को दिखाता है जो उस पिग से मिला था। उसे एक्सचेंज करना पर 50,000 टावर कॉइन्स मिल सकते हैं जो एक पूरे गांव को 1 महीने तक जिंदा रख सकते हैं। टमारो वो कॉइन ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को चढ़ाने के लिए देता है पर सियोजुन शांति से मना कर देता है। सियोजुन उससे कहता है कि कोई बात नहीं और लिजर्डमैन को ऑर्डर देता है कि वो उस रिवॉर्ड का यूज 67 फ्लोर को रिस्टोर करने में करे जो बैटल से बर्बाद हो गया था। तभी अचानक एक नीली रोशनी सबको घेर लेती है। सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि 30 सेकेंड्स में सब 99 फ्लोर पर वापस जाएंगे। ये सुनते ही टमारो इमोशनली भर जाता है। ज्वेल फ्रॉग्स लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन की दर्जा दिल से दाद देते हैं। उस फ्लोर के सारे मॉन्स्टर अपने दिल में कसम खा लेते हैं कि वो हमेशा सियोजुन को फॉलो करेंगे। धीरे धीरे नीली रोशनी सबको पूरी तरह से लपेट लेती है और वो सब आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं और टेलीपोर्ट होके टावर के 99 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। इतने लंबे टाइम बाद आखिरकार वो फिर से 99 फ्लोर देखते हैं। सियोजुन भी इमोशनल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि कितना वक्त बीत गया है। ताजी हवा का एहसास लाजवाब होता है। घास, फसलों और जिंदगी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि ऑलमोस्ट अनरियल लगने लगती है। अचानक ब्लैक वुल्फ, व्हाइट वुल्फ, पूरी रैबिट फैमिली और छोटे छोटे क्यूट बनीज दौड़ते हुए आते हैं। सियोजुन तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है, सबको चेक करता है और देखता है कि बेबी रैबिट्स कितने बड़े हो गए हैं। वो प्यार से उन्हें सहलाता है और मानता है कि उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। तभी थियो पीछे देखता है और कुछ अजीब नोटिस करता है। चुपके से 99 फ्लोर पर घुस आया होता है कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड जेरन, ज्वेल फ्रॉग किंग। थियो बिल्कुल शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जीरन उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। इसी बीच सियोजुन फ्लफी बेबी रैबिट्स को गोदी में उठाए हुए मदर रैबिट और फादर रैबिट की तरफ देखता है और बैट बैट के बारे में पूछता है। सोचता है वो कैसा है और इतने टाइम में अच्छे से एडजस्ट हो पाया या नहीं। मदर रैबिट हाथ से उसे घर की तरफ इशारा करती है जो उन्होंने सियोजुन के लिए बनाया था। अंदर का सीन देखकर सब क्लियर हो जाता है। कई सारी क्वीन बीज और वर्कर बीज बैट बैट का ख्याल रख रही होती है, बिल्कुल जैसे वो कोई राजकुमार हो। बैट बैट छाया में उल्टा लटका हुआ चेन से सो रहा होता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बैट को सोना चाहिए। फिर सियोजुन इधर उधर देखता है और एक और चीज नोटिस करता है जो उसे और भी ज्यादा सरप्राइज कर देती है। खेती के फील्ड्स बिल्कुल कमाल लग रहे होते हैं। फार्म बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ बल्कि पहले से बेटर लग रहा होता है। नई फसलें पूरी तरह से उग चुकी होती है। टमाटर, आलू और कई तरह की सब्जियां हरी भरी और हेल्दी दिख रही होती है। फार्मर रैबिट एक्सप्लेन करता है कि ग्रीनियर विलेज के रेसिडेंट काम में मदद करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी आर्किटेक्ट रैबिट्स भागते हुए सेजुन के पास आते हैं, एक्साइटमेंट से उनका नाम पुकारते हैं। वो बताते कि उसके दूर रहने के दौरान उन्होंने कुछ तैयार किया है और पूछते कि क्या वो उनके साथ चलेगा। सियोजुन क्यूरियोसिटी के साथ उनके पीछे चलता है और सीन शिफ्ट होता है 99 फ्लोर के नीचे वाले पिट के पास। सियोजुन तुरंत जगह पहचान लेता है, ये केव का एंट्रेंस होता है। पहले यहाँ उतरने के लिए उसे ऑनियन लीव्स की एक खतरनाक लैडर यूज करनी पड़ती थी जो ऑलमोस्ट मौत को दावत देना था, पर अब कुछ अलग होता है। सियोजुन नीचे देखता है और फ्लोर पर एक ट्रैप डोर नोटिस करता है जो पहले कभी नहीं थी। वो जैसे ही उसे खोलता है, थियो तुरंत अपनी नोजी नारंगी कैट वाली आदत के साथ अंदर झांक लेता है। आर्किटेक्ट रैबिट्स ने एक प्रॉपर स्टेयरकेस बना दिया होता है जो नीचे गहराई तक जाता है। सियोजुन अंदर चलना शुरू करता है और जैसे ही वो नीचे उतरता है देखता है कि पूरा रास्ता कैंडल से रोशन है, अंधेरा बिल्कुल दूर। सियोजुन के दिल में सेटिस्फेक्शन और रिलीफ की वेव दौड़ जाती है। अब बिना किसी को ऊपर खड़े रहे, बिना रिस्क के वो फ्रीली अंदर बाहर आ जा सकता है। सियोजुन तुरंत समझ जाता है कि आर्किटेक्ट रैबिट्स ने इसके लिए इतनी मेहनत की होगी। उसे दिल से खुशी होती है क्योंकि अब केव के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी पड़ेगी उसे।
तभी अचानक फ्लेम की आवाज आती है जो सियोजुन को मास्टर कहकर बुलाती है। सियोजुन उस आवाज की तरफ मुड़ता है और जो देखता है उसके कदम रुक जाते हैं। फ्लेम के पास दो नए क्रिएचर्स खड़े होते हैं। दो में भी एंट्रीज दोनों चमकती हुई मुस्कान के साथ सियोजुन को ऐसा देख रहे होते हैं जैसे वही उनकी पूरी दुनिया हो। पहले जब सियोजुन गया था तब सिर्फ एक ही एंट्री था। बेबी बियर भी अपना सर टेढ़ा कर लेता है, कंफ्यूज होकर सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर रीजन सामने आता है। पहला एंट्री पासकी ने और सीड्स प्रोड्यूस किए थे, इसलिए फ्लेमिंग ट्रीज के पास अब साथी आ गए हैं। सियोजुन के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज होती है। अब फ्लेम अकेली नहीं रहेगी और फ्लेमिंग ट्रीज के पास उसकी प्रोटेक्शन के लिए और कंपेनियंस होंगे। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। उसमें दिखाई जाता है कि इलेन सियोजुन को वापस देखकर शॉक हो गई है। सियोजुन नेचुरली मुस्कुराता है और पूछता है कि वो कैसी है, पर इलेन को उसका चीयरफुल फेस देखकर रिलीफ के साथ साथ थोड़ी इरिटेशन भी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इतनी चिंता करके बेकार में ही परेशान हो रही थी। वो उन फीलिंग्स को साइड में रखकर बोलती है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके पास सियोजुन को देने के लिए कुछ है। सियोजुन सरप्राइज हो जाता है, सोचता है कि क्या हो सकता है, पर इलेन उसे कंप्लेन भी नहीं करने देती। एडमिनिस्ट्रेटर टावर के अंदर इलेन ब्लू बुक खोलती है और क्रिस्टल ऑर्ब में मैजिक चैनल करना शुरू करती है। वो सियोजुन को बताती कि इसे उसकी मेहनत का रिवॉर्ड समझे। जैसे स्पेल एक्टिवेट होता है, सियोजुन नीली रोशनी से सर से पैर तक घिर जाता है। उसका शरीर सख्त हो जाता है और एक जबरदस्त एनर्जी उसके अंदर दौड़ती है। कुछ तो क्लियरली बदल गया होता है। ऐसे लगता है जैसे एनर्जी उसके अंदर से फूट रही हो, हर मसल, हर हड्डी, हर सांस को भर रही हो। इलेन शांति से मुस्कुराती है और कहती है कि फ्यूचर के लिए रेडी रहे, क्योंकि उसने फाइनली उसके लिए सबसे परफेक्ट स्किल ढूंढ ली है। ये स्किल होती है अनब्रेकेबल बॉडी, जो मिड लेवल मैनेजर सियोजुन को मिलती है, एक पैसिव स्किल। तब जाके सियोजुन को समझ आता है कि इसका मतलब क्या है। अनब्रेकेबल बॉडी के साथ सियोजुन का फिजिकल बॉडी कभी टूट नहीं सकता, मतलब अब वो अपने शरीर की वजह से कभी मरेगा ही नहीं। सियोजुन की आंखें फैल जाती है, उसका मुंह धीरे धीरे खुल जाता है जैसे किसी ने दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या मैं अब इमोर्टल हो गया हूँ? ये ख्याल उसे इतना झटका दे देता है कि वो बस वही के वही खड़ा रह जाता है, डिसबिलीफ में सोचता हुआ कि क्या वो सच में अब बिल्कुल इनविंसिबल बन चुका है।